सवाल करके एक फिल्म थी, अनुराग की ही थी। बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, अगर कभी मौका लगे तो आप ढूंढिएगा उसको, नीचा नगर। तो एक एक तेलुगु फिल्म थी, तन्नीर तन्नीर, विच इज पानी पानी, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, उसको देखिए। तो बहुत, अभी मैं किसी से बाहर मिला था जो लुधियाना से आए हुए थे और उनकी फिल्म यहाँ पे है। अगर आप लोगों को मौका लगे, ओटीटी पर एक सीरीज है जिसका नाम है कोरा, पंजाबी है, लेकिन पंजाबी जिसको हिंदी समझ में आती है वो थोड़ी बहुत कोशिश करके पंजाबी समझ ही लेगा। देखनी चाहिए। वो बंदे ने इतनी हिम्मत करके पंजाब में वो सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। एक तो सब्जेक्ट आपको एंगेज करके रखता है जस्ट बाय इटसेल्फ, बट व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द फाइन, the finesse of storytelling and filmmaking, it beats everything that I've seen on OTT in the last 1 year. Brilliant. तो मतलब ये तो मैं एक इंसान हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। अगर गोविंद जी के जरिए आप लोग और रेफरेंसेस चाहेंगे वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन भाई पढ़ो यार, पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओ, चश्मे लगा लो, पागल हो जाओ, पढ़ो 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 पढ़ो। जिंदगी देखो, कच्ची सड़ी गली गलियों में घूमो, गंदे संदे चेहरों को देखो, जो चीज सच है वो देखो, कहानी वहां है। बाकी तो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर गोविंद जी ने कुछ सवाल वो वाले नहीं किए तो मैं आगे बढ़ के बताऊंगा कि मुझे क्या बताना है, लेकिन सच्चाई देखो। और हर आदमी हर आदमी के अंदर एक कहानी ढूंढो। आपने देखा होगा ना, कई बार हम आसमान में देखते हैं, हमें एक फॉर्म दिखाई देने लगती है, वो कोई फॉर्म नहीं होती है, वो हमारा इल्यूजन होता है, लेकिन हमें दिखने लगती है क्योंकि हम क्रिएटिव हैं। हम किसी कोई चीज़ नहीं भी है फिर भी हम देखना शुरू कर देते हैं उसको। तो जो रियल है उसको देखो, उसकी कहानी जानो, बच्चों को देखो, उनकी इनोसेंस देखो, उनकी आंखों में देखो, वो किस किस चीज़ से खुश और दुखी हो जाते हैं वो देखो, जो अपने जीवन के 50 साल बिता चुका है और दिखता 80 साल का है उसको देखो। इन गलियों में पैर रखने के लिए आपको लगेगा मेरे जूते खराब हो जाएंगे, वहां जाओ, कैमरा रखो, लौट करके आओ तो अपने नोट्स देखो। ये तुम्हारी लाइब्रेरी बनेगी। जब कल को तुम कुछ बनोगे, बड़े हो जाओगे, ये सारे काम करने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तब ये तुम्हारे रेफरेंसेस होंगे, जो रियल रेफरेंसेस होंगे, और तुम्हारी एक आर्काइव होगी। तुम्हारे पास आज की तारीख में डिजिटल कैमरा है, तुम्हारे कोई रील डेवलप नहीं करानी, कुछ नहीं करानी, ये सब इकट्ठा करो, इनके फोल्डर्स बनाओ। जो जो अच्छी कोड कहीं दिखाई दे उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, फोल्डर्स बना करके अपने हार्ड ड्राइव में रखो। ये तुम्हारी ये अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, आप लोग, बच्चों बोल रहा हूँ, भाई बहन बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, भाई मत बुरा मत मानना, बच्चे बोल रहा हूँ तो, वैसे मेरे बच्चे तुम लोगों की उम्र के, लेकिन यू आर born in a blessed era for content creation. AI है, डिजिटल है, 5G है, सब कुछ है, और दुनिया में सिखाने वालों की कमी नहीं है। सिर्फ लोगों को थोड़ी सी इज्जत दो, वो आपको सिखाएंगे। और बहुत इतना मटीरियल है कि पूछो मत। एंड एक छोटी सी चीज और मैं बोलूंगा, अपनी एक बड़ा आजकल, क्योंकि पता नहीं, एक अजीब सा वोकिज्म सा होता है, काफी लोग इन्फेक्टेड होते हैं, मेरे खुद के बच्चे भी हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तो अगर कोई आप लोग भी हो तो कोई टेंशन नहीं है। मैं अपने बच्चों से भी प्यार से बात करता हूँ, आपसे भी प्यार से बात करता हूँ, लेकिन अब क्या आपको ये पता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी का एडेप्टेशन है? तो कहीं ना कहीं जो हम हैं, जो हमारा इतिहास है, जिसे हम मिथ्या कहें या इतिहास कहें या जो भी कहें, सच्चाई ये है कि वो एक लिखा हुआ शब्द है, और उस लिखे हुए शब्द की एक कीमत है, एक
एराज सस्टेन करी है, तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। सब कुछ के साथ मतलब जब हम बाकी कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देख, कहानियाँ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। जब आपको कोई भी चीज़ जो कि टेस्ट ऑफ टाइम से गुजर चुकी है वो आपका काम आसान कर देती है, और कोई भी चीज़ जो रियल है, जो कि आपने खुद सामने देखी है, महसूस करी है, वो भी आपका काम आसान कर देती है। These are minor writing research tips that you should also always keep them with you. अतुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेखक जाहिर सी बात है कि जो कैरेक्टर है उसको गढ़ता है। तो एक मेरा बड़ा आजकल एक विवाद भी काफ़ी सामने आता है कि हिंदी कहानी में कुछ पात्रों को इस तरह से गढ़ दिया गया है कि समाज में उनको उसी तरह से देखा जाने लगा है। चाहे वो सलीम जावेद की बात करें या फिर प्रकाश मेहरा, जो उस समय की पॉपुलर फिल्में आया करती थी, उसमें एक तरह का पात्र गढ़ा गया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। उस दीवार फिल्म का जो नायक है वो मंदिर में तो नहीं जाता है, पर वो 786 नंबर बिल्ला लगा के रखता है। जब उसका भाई उसको दौड़ाता है, उसका 786 नंबर का बिल्ला गिरा, और फिर इसके बाद वो उसको लेने का प्रयास कर रहा है और उसको गोली वहीं पे लग जाती है और वो मर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या इस तरह के जो सिंबल्स हमने गढ़े, तो उन सिंबल्स को गढ़ते समय लेखक कहीं ना कहीं एक धारा से विपरीत चला गया है? क्या ऐसा आपको लगता है? थोड़ा रिफाइन करेंगे इस सवाल को, बहुत बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सिंबल्स हैं, आपने सिनेमा में देखा, कई बार बहुत सारी बातें हम कह जाते हैं, दर्शक उसको उस रूप में नहीं लेते। जैसे मेरा ये कहना था कि जो हमारी सांस्कृतिक वो है, विरासत है या फिर जो सोच है, उसको हिंदी सिनेमा में खासकर 7वें या 8वें दशक में उन्होंने, जब बड़ा ही पॉपुलर कल्चर चल रहा था, चाहे वो सलीम जावेद का समय चल रहा हो या फिर उस तरह के जो डायरेक्टर है, उन्होंने एक, अगर मैं खुलकर कहूँ तो एक विचार को आगे बढ़ाया और एक विचार को कहीं ना कहीं, जैसे ब्राह्मण जो है वो लंपट या चापलूस या फिर वो रेपिस्ट की भूमिका में आने लगा, या फिर ठाकुर जैसा अभी अंकुश, हम श्याम बेनेगल की फिल्म देखते हैं तो उसमें जमींदार जो है वो बड़े आसानी से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखता है, और जो महिला है उसके साथ रिलेशनशिप रखने के बाद भी समाज में किस तरह से देखी जानी चाहिए, उस तरह का श्याम बेनेगल सिंबल गढ़ते हैं। दूसरी तरफ वहीं पे जो संभ्रांत परिवार की महिला है वो सोने के पिंजरे में है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। तो इस तरह की जो बातें गढ़ी गई थी उसका दर्शकों पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने महिला को सेक्रेड वुमेन, मतलब पवित्रता के साथ जोड़ दिया। मैं आप एक और उदाहरण देता हूँ संगम फिल्म का, जिसमें राज कपूर और राजेंद्र कुमार और वैजंती माला थी। राज कपूर जो है वैजंती माला से प्यार करते थे, राजेंद्र कुमार वैजंती माला से प्यार कर रहे हैं, वैजंती माला राजेंद्र कुमार से प्यार करती हैं। लेकिन जिस दिन राजेंद्र कुमार को पता चल जाता है कि राज कपूर प्यार करते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। इसका मतलब कि स्त्री को उन्होंने जो है स्त्री को डिसीजन का अधिकार नहीं था, उसको उसकी प्रेमी ने कह दिया कि तुम इससे शादी कर लो, तो उन्होंने उससे शादी कर लिया। इसका मतलब कि इस तरह के सिंबल्स जो गढ़े उसके कारण समाज पे बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रेमी की भूमिका पिता से बड़ी हो गई, पिता कहीं नहीं दिखाई देता, प्रेमी दिखाई देता, और प्रेमी ने कह दिया कि आप इससे शादी कर लो, तो शादी कर लिया। तो ये किस तरह का मैसेजिंग था उस दौर में? एक मिनट के लिए डाइग्रेस करके, जो मेरी उम्र के आसपास के लोग हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हिंदुस्तान में 2-3 धर्म है। एक तो हमारा धर्म जो होता है वो होता है या नहीं होता है तो नहीं होता है। एक धर्म क्रिकेट है, दूसरा धर्म सिनेमा है। तो सिनेमा का जिक्र गोविंद जी कर रहे थे। एक क्रिकेट में जब हम लोग छोटे थे 70s में, क्रिकेट के तो मतलब हमारा धार्मिक राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम क्रिकेट के फैन हों। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता। एग्जाम्पल क्या, एक बात उड़ी हुई थी। बिशन सिंह बेदी एक बॉलर थे, अंगद बेदी के जो फादर हैं, इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, कैप्टन भी थे। बेदी ने छाती से छक्का मारा था, छाती से छक्का मारा था, लेकिन वो इतना पॉपुलर था वो कि सब लोग मानते थे कि हाँ बेदी ने छाती से तुम
शॉर्ट लेग तक तो बॉल नहीं फेंक जा सकती तुम्हारी, छक्का मारा था। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ऐसे कही जाती हैं और उनको ऐसे रिपीट किया जाता है कि वो हो या ना हो लेकिन वो सच दिखने लगती है। देखिए सिनेमा एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जनरली जो देश होते हैं वो उस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए करते हैं। हम दुनिया का एक विचित्र देश है जो कि सिनेमा की सॉफ्ट पावर को अपने में ही रोष डिवीजन बनाने के लिए करते हैं। मैं आपको दो चार छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ। आपने एक दुनिया में जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो रशिया ने किया था, उसका नाम था स्पुतनिक। वो एक साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और क्योंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक सुपर पावर की कैटेगरी में आ गया था, तो रशिया ने उससे पहले एक इतनी बड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो कर ली और स्पेस में छोड़ दी, तो एक बहुत बड़ा दुनिया के सामने चैलेंज आ गया। तो एक फिल्म बनी अक्टूबर स्काई, मौका लगे तो कभी देखिएगा उसको। तो अक्टूबर स्काई जो थी वो फिल्म थी एक अमेरिका में एक कोल माइनिंग टाउन था। हमारे यहाँ जैसे कस्बे होते हैं उस तरीके का, वहाँ पे हर आदमी सिर्फ कोल माइनिंग में ही लगा रहता था। एक छोटा मोटा सा स्कूल था, वहाँ पे एक साइंस की टीचर थी। तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने स्पुतनिक का वो रेडियो पे अनाउंसमेंट आता था कि आप स्पुतनिक की ट्रांजिशन जो है वो इस समय देख सकते हो। फिर वो एक आसमान में एक लाइन सी बन के जाती है, दैट इज अक्टूबर स्काई। सिंबॉलिकली जो फिल्म का टाइटल रखा गया था। तो उस कहानी में उन्होंने 4 लड़कों को पकड़ करके और उनसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अपना पूरा स्पेस प्रोग्राम जो है वो दुनिया के सामने प्रमोट कर दिया। एक अमेरिका ने एक फिल्म बनाई एनिमी ऑफ द स्टेट, विल स्मिथ की फिल्म थी, मौका लगे तो देख लीजिएगा। विल स्मिथ एक नॉर्मल आदमी है जो कि एक स्टोर में घूम रहा होता है, अपनी वाइफ के लिए उसको कुछ खरीदना होता है और कोई स्पाई सा है जिसके पास एक हार्ड डिस्क में किसी सेनेटर के खिलाफ कोई चीज है, वो उसके बैग में डाल देता है और वो ही विल स्मिथ विदाउट नोइंग ही बिकम्स द मैन ऑफ इंटरेस्ट। अब उसको ढूंढना है और विल स्मिथ ने जो है जो भी गलती से जो है वो उसने वो कहीं पे भूल गया कि उसने वो कहाँ पे रखी वो बैग जिसके अंदर वो हार्ड डिस्क थी। नाउ वो फिल्म जो है वो अमेरिका के स्पाई स्ट्रक्चर को इस तरीके से प्रोपोगेट करती है कि एक आदमी जो कि एनिमी ऑफ द स्टेट बन गया क्योंकि उसके पास सेनेटर के खिलाफ एक वो है, दुनिया भर के सैटेलाइट्स, ये स्क्रीन वो स्क्रीन, साउंड बग्स, ये वो पता ऐसा करके दिखा दें कि लोग मतलब हिल जाएंगे यार। एक कहावत है ना कि इफ अमेरिका वांट्स टू सी दे कैन चेक इन योर बेडरूम। कुछ नहीं होता ऐसा। व्हाट अमेरिका कैन सी or any satellite can see is the energy sources from a particular premise. They can't see you, but ये कहा जाता है क्योंकि वो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है। तो इस फिल्म में ये फिल्म बना करके उन्होंने अमेरिका चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक बंदा अगर एनिमी ऑफ द स्टेट बन जाए तो इतना बड़ा दुनिया है, यहाँ सैटेलाइट घूम रहा है, यहाँ वो घूम रहा है, वो घूम रहा है, इस तरीके से काम चलता है। इंग्लैंड ने जेम्स बॉन्ड क्रिएट किया, सुपर स्पाई, फिक्टिशियस कैरेक्टर है, जेम्स बॉन्ड जैसा कोई पैदा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन अभी हमारे अजीत डोभाल को भी बोला जाता है कि वो इंडियन जेम्स बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड था ही नहीं तो ये इंडियन जेम्स बॉन्ड कहाँ से आ गए? तो
उसके बाद मैं MI फ्रेंचाइज जो उनकी बनी, MI1, MI2, MI3, 4, 5, 6, वो सब प्रोपोगेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण जीवन होता है। लेकिन दुनिया को डराने के लिए ये एक सॉफ्ट पावर की ताकत होती है कि हम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे गोविंद जी ने कहा कि जो चीज हम कहना चाहते हैं वो चीज हम रिपीटेडली किसी ना किसी तरीके से एक सिंबॉलिक अंदाज में कहते रहते हैं, और उसके पीछे एक पूरी आइडियोलॉजी काम करती है। और आइडियोलॉजी जब काम करती है तो वो एक, देखिए कोई भी चीज मेरा इंटरेस्ट है वो आएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक फैमिली स्ट्रक्चर है या जो है उसका एक आइडिया है, उसको पता है कि मुझे आज से 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 साल में कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, और वो उसको अचीव कर लेगा। जिसको कल रिजल्ट चाहिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आप जो कह रहे हैं वो बिल्ला नंबर 786 हो या फिर नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, या कुछ भी, वो सब वो हम लोग इंटरैक्ट हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को पूरा हक है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का, लेकिन जब दूसरा अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, भले ही लेट करे, तो उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। टॉलरेंस उसी को बोलते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक दो चीजें और छोटी छोटी आपको, अभी एक कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, आप जरा सोच के देखिए जो मैं कह रहा हूँ। ये बात अभी तक जनरली डिस्कशन में मैंने नहीं सुनी है। एक IC-814 करके एक वेब सीरीज आई थी, और उस सीरीज में एक भोला और शंकर नाम के 2 कैरेक्टर्स के ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। ठीक है जी, आर यू अवेयर? और सो तो नहीं हुए हो यार? थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करते रहते हो, क्योंकि एक तो वैसे ही यहाँ रोशनी की वजह से कम दिखता है, मेरे को पता था मेरे को ताली वाली की जरूरत नहीं। तो IC-814 करके एक सीरीज आई, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि जी भोला और शंकर, और उसका जवाब यह है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो फाइल है उसके ऊपर भोला और शंकर लिखा हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल कोई गलती नहीं है उसमें, 100% लिखा हुआ है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो फाइल है उसमें जसवंत सिंह, जो कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम भी जसवंत सिंह लिखा हुआ है। उस समय के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे दीक्षित जी, उनका नाम दीक्षित जी लिखा हुआ है। उस समय के जो होम मिनिस्टर थे आडवाणी जी, उनका नाम आडवाणी जी लिखा हुआ है। उस समय NDTV में जो बरखा दत्त थी, वो बरखा दत्त ही लिखा हुआ है। राजदीप सरदेसाई का नाम राजदीप सरदेसाई ही लिखा हुआ है। और एक न्यूज़पेपर जिसकी एक एडिटर जो है, जो कि मुझे नहीं पता, भाई साहब आप सबके नाम बता देते ना। अगर आपको MHA की फाइल में भोला और शंकर मिल गए तो भैया बरखा, राजदीप, आडवाणी जी, जसवंत जी सब मिल जाते हैं ना। इसे कहते हैं सेलेक्टिव यूज अब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैं देखिए, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल से कि दे डिड इट रॉन्ग, क्योंकि दिस इज द इंटेलेक्चुअल बैटल व्हिच आई एंजॉय। इट इज जस्ट दैट वी शुड ऑल्सो फोकस। कोई सीधी लात नहीं मारता, सब आड़ी मारते हैं। They did it smartly. I think we were declared fools in that entire exercise. हमें जो सवाल करना था, हमें सवाल ये करना था, भाई मेरे, तुम्हारा जो ये सिलेक्टिव एमनीजिया हुआ है जिसमें तुम सडनली सो गए कि 2 ही नाम ओरिजिनल रहे, बाकी सब गायब हो गए, बताओ ना।
सबके नाम बताओ, ये है प्रॉब्लम लाइफ की। तो जब एजेंडा बन रहा है, देखिए बहुत सारे लोगों को राजनीति से या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है, और ठीक भी है, लेकिन हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। क्योंकि मानो ना मानो बॉस, इस देश में एक चीज, इस देश में क्या, इस दुनिया में बाहर जाओगे तो पासपोर्ट तो लगेगा बॉस। पासपोर्ट तुम्हारा हिंदुस्तान का ही होगा, और जितना अपने देश को हम बदनाम करेंगे, तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत हम सबको होगी। जो लोग अपने कल्चर को एक गाली मानने लगते हैं, और जिनको ये लगता है सिनेमा से बॉस, हाँ अपनी कल्चर, चाइना में आपने देखा ना, जब उन्होंने एक पूरी सिविलाइजेशन जो कि बेरीड है, वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है। हम लोग बातें बहुत करते हैं। मैं अभी बाहर, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, हमारा सेंसर बोर्ड, हम कहते हैं हमारा सेंसर बोर्ड जो है ये करता है वो करता है, हमारे सेंसर बोर्ड से गधा कोई सेंसर बोर्ड नहीं। वी आर सो लिबरल, हम कुछ भी जाने देते हैं। आपको पता है अमेरिका में अगर एक सोल्जर मर के घर पहुंचता है तो उसकी जो हर्स होती है, हर्स जिस गाड़ी में उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके होम टाउन की तरफ, इट इज नॉट, ये किसी को बताना नहीं पड़ता है कि हर्स अगर चल रही है तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता खाली करना है, बस, पीरियड। इफ यू डोंट देन यू आर एन एंटी नेशनलिस्ट। ये चीजें किसी को समझाने की नहीं होती हैं। एक बंदा तुम्हारे देश के लिए जान दिया है, उसकी बॉडी जा रही है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसकी बॉडी जब जा रही है उसके रास्ते में कोई भी नहीं आए। तुम गड्ढे में उतरो, तुम कीचड़ में उतरो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे को घर में कोई जी रहा है, मर रहा है, कुछ भी हो, यू विल हैव टू गिव हिम साइड। तो हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर हम कोई काम नहीं करते। आपको कुछ भी करे, आपको पता है अमेरिका में अगर पेरेंट ने एक चीज, वहां पे 17-18 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। कोई कह रहा है काश। सुना है। तो ज्यादातर बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत गलती, जो हमें तुम्हें सिखाना था हमने तुम्हें सिखा दिया, जो हम तुम्हारे लिए कर सकते थे वो हमने तुम्हारे लिए कर दिया, अब ये तुम्हारा जीवन। लेकिन आप 99% फैमिलीज अमेरिका में, जब तक बच्चा घर पे है, अगर माँ या बाप ने कोई अनरीजनेबल भी चीज कही, हम तो रीजनेबल बोल के फंस जाते हैं, अगर उन्होंने कहा कि अनरीजनेबल, गो टू योर रूम एंड नाउ, इट मीन्स यू विल गो टू योर रूम एंड नाउ। इफ द पेरेंट सेज दैट if you don't leave the mobile now, you are grounded for a week, it means that you are grounded for a week. That is American society. I think one of the most open, abused society in the world. I'll come to Europe. हम लोग झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब स्क्रिप्चर में लिखा हुआ था, इतने कन्विंसिंगली हम लोग झूठ बोलते हैं। आपको पता है कि मतलब अमेरिकन, यूरोपियंस, वो लोग हमको पता है तुच्छ नजरों से क्यों देखते हैं, हम बार बार में झूठ बोलते हैं। आपको जो प्रोग्रेसिव देश है ना, वो प्रोग्रेसिव इसलिए नहीं है कि वहां की सरकारों ने कुछ बहुत मेजर उखाड़ लिया है, वो सभ्यताएं हैं। आपको पता है ब्रिटिश कोर्ट में अगर आपने किसी को वर्बली कुछ कहा है और आप कोर्ट में आकर
माफिया बोलते हैं वहां पे। आपने अगर कुछ अमेरिकन कंटेंट आप लोग देखते हैं, आपने सुना होगा, आई विल नॉट पर्जर माई सेल्फ। पर्जर का मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कोर्ट में। पर्जरी के बाद आपका जीवन खत्म, आपके वोटिंग राइट्स खत्म, आपके सोशल राइट्स खत्म। लोग झूठ ऐसे बोलते हैं अपनी। सॉरी, मैं तो बोल नहीं, रहा हूँ। अतुल जी, मुझे लगता है कि हम बड़े ही सीरियस हो गए हैं, तो उस सीरियसनेस से बाहर आते हुए हम बात करते हैं। आप भी यूपी के हैं, हम भी यूपी के हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो भोजपुरी सिनेमा था, गंगा मैया तुम्हें पीरी चढ़ाई से लेके बलम परदेसिया तक, जबरदस्त था और बड़े ही अच्छे विषयों को छूता था, समाज से जुड़ी हुई बातों को उठाता था। फिर एक ऐसा अंधेरा अंधेरा युग हो जाता है जहाँ फिल्में बनती नहीं भोजपुरी में। फिर बनती है तो अश्लीलता भर जाती है। भोजपुरी में को मराठी सिनेमा से ही क्यों नहीं, या फिर किसी रीजनल सिनेमा से क्यों नहीं ये सीख मिल रही है कि आज हम मराठी में श्वास जैसी फिल्में देख रहे हैं, या बकेट लिस्ट जैसी फिल्में देख रहे हैं, या फिर ऐसी फिल्में देख रहे हैं जो नेशनल अवार्ड लेके चली जा रही हैं। क्या कारण है कि इतना समृद्ध होते हुए राम कृष्ण बुद्ध सब यहीं पे हैं, लेकिन हमारी कहानी में वो बातें क्यों नहीं आ पा रही, हमारे सिनेमा में वो बातें क्यों नहीं आ पा रही, हमारा सिनेमा उतना सात्विक सिनेमा क्यों नहीं बन रहा है? देखिए, मैं मेरा जो लास्ट पॉइंट था, मैं उस पे इसी पे आने वाला था। हिंदुस्तान की जो डेवलप्ड फिल्म स्टेट्स हैं, उसमें आते हैं मलयालम सिनेमा, बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा, इवन पंजाबी सिनेमा। भोजपुरी सिनेमा की भी एक पहचान है, यूपी की कोई पहचान नहीं है, कोई भी। पता है क्यों? आप मलयाली फिल्म उठा करके देखिए, उसके क्रेडिट्स उठा करके देखिए, वो लोग हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इन गुड और द बैड दे फाइट टुगेदर, दे क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स। मलयाली है तो मलयाली का साथ देगा ही देगा, बंगाली है तो बंगाली का साथ देगा ही देगा, मराठी है, भाई साहब तुम कितने भैये लेके चले, हम वहां पे भैया कहा जाता है, हमारी ऐसी हालत है। तो मैं पता है, मैं गाजियाबाद में एक कॉलेज है जिसका नाम है MMH कॉलेज। मैं तो बॉम्बे चला गया था, 20 साल का था उस समय, मैं मास्टर्स कर रहा था। बॉम्बे तो बॉम्बे है, वहाँ पे हर आदमी जो थोड़े ऐसे अजीब से ही उसमें रहता है, उसका स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो हमसे 2-4 लेवल ऊपर चलता है। अब मेरे पास मुझे कोई भैया है, उससे पहले मैं क्या कहता, कहाँ पढ़े हो? महानंद मिशन हरिजन महाविद्यालय, कर लो जो कर सकते हो मेरा। तो लोग आपकी जो वीकनेस है ना, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाइए उसको। कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप मैंने आपको शुरू में बता रहा था ना कि 18-20 डिपार्टमेंट्स होते हैं एक फिल्म बनाने के लिए। अगर एक आदमी 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट में पकड़ते हैं तो कम से कम 10-12 लोगों की जरूरत होती है। लोगों के साथ रूटीन बनाओ, अपन जुड़ो, आइडेंटिफाई करो लोगों को, अपने लोगों के साथ खड़े रहो। भोजपुरी इंडस्ट्री तक भोजपुरी लोगों की, बिहार के लोगों की मदद करती है, बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, हिमाचली, राजस्थानी, यूपी। कौन यूपी? कोई नहीं जानता। अगर हम देश होते तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होते। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी एक दोस्त है नीतू चंद्रा, बिहारी एक्ट्रेस, बिहारी है, ठीक ठाक एक्टर है, लेकिन वो अकेली बिहारी इंडस्ट्री के लिए इतनी मेहनत करती है, हम लोग कुछ नहीं करते। लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्व्स, एक एक चीज तो ऐसी बनाएंगे कि यार लोग याद रखेंगे। और मैं
नहीं आ सकता बॉस, हम वी आर टू बिग टू फेल, वी कैन नॉट फेल. We have to create the best cinema. We have to create the best actors. We have to create the best environment. जेवर के पास में एक नई फिल्म सिटी बन रही है भैया, वो किसी और के लिए नहीं बन रही है. बम्बई में कोई काम नहीं करना चाहता, वहां पे यूनियन बाजी ने फिल्म इंडस्ट्री को खत्म कर दिया है. बॉम्बे का फिल्म मेकर बॉम्बे में काम नहीं कर रहा, सिर्फ टेलीविजन सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो रही है, शूटिंग हो रही है बॉम्बे में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी डिलीवरी टारगेट्स जो है वो इतने मुश्किल होते हैं. कोई नहीं करना चाहता वहां पे काम. झगड़े करके कुछ नहीं होता. जोड़ो, अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करो, अच्छी कहानियों को आइडेंटिफाई करो. गोविंद जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप बच्चों को जो मदद हो सके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के तौर पर, या फिर मैं वर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर, या फिर हम में से किसी से भी हम जो भी कर सकते हैं. आपको चाहिए अतुल पांडे, महीने में एक बार आ जाएगा, अतुल पांडे ऑनलाइन जुड़ जाएगा. क्योंकि बॉस एक जीवन है यार, इस जीवन में तो अपने प्रदेश को अपने को ऊपर लेके आना है. हम कब तक भैया बन के घूमते रहेंगे यार? नहीं बनना हमें भैया, हम नहीं है भैया. यूपी का नाम ले तो आदमी के थर थर कांपना चाहिए कि यार यूपी वाला सामने आ गया. एक कविता वचन तो है. कितने अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में कब गए थे? हो गया? और भी चाहिए जी. चाहिए ना? बस ऐसे नहीं होता है. We should not sit on our laurels, and that are not our laurels. अमिताभ बच्चन के बाप हरिवंश राय बच्चन थे. हरिवंश राय बच्चन आप जानती हैं कौन थे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि कैफी जो हैं वो हरिवंश राय से बड़े बन जाते हैं. कैफी के ऊपर ट्रेन भी चलती है और कैफी पार्क भी होता है. और हिंदी के इतने बड़े राष्ट्र कवि हरिवंश राय जो उनको कोई जानता ही नहीं. वो अमिताभ बच्चन के बाप हैं. अमिताभ बच्चन हरिवंश राय का बच्चा बेटा है. क्यों नहीं भाई? कोई ज्योति, कोई निराला, कोई कुछ. बॉस, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है. पढ़ो, रिसर्च करो, कहानी ढूंढो, बनाओ. मैं सबके पीछे पड़ जाऊंगा. मैं जो चाहिएगा आपके लिए करने के लिए हार नहीं मानूंगा. अटल जी के भवन में बैठे हैं. हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा. काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, आज से गीत नया गाता हूं. क्या बात है. एक नई ऊर्जा का संचार हो गया. मुझे लगता है कि प्रश्न तो बहुत है, लेकिन हमारे सामने इस सत्र को खत्म करना होगा, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं. सारणी देखेंगे तो आधा घंटा ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं. पर हम ज्यादा से ज्यादा 3 या भाई साहब, एक छोटा सा प्रश्न है जी. फिल्में समाज के लिए आईना होती हैं और समय समय पर समाज में कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है, जैसे कहा गया है हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता और खून की होली. गुलशन नंदा गुलशन. तो ऐसा क्यों? ये बात हो चुकी है. मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा जा चुका है. सिंबल्स के बारे में हम लोगों ने ये बातें की थी कि किस तरह से वो सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन है और डिकंस्ट्रक्शन है. ये बात कर मुझे अतुल जी ने जवाब भी दे दिया है. चलो यार बच्चों, फंसाओ मुझे यार. एक ऐसा डिफिकल्ट सवाल पूछो मुझसे कोई. माइक ऑन. हेलो सर. हाँ, जैसा कि सर ने बताया, बेटा नाम बताओगे अपना? मेरा नाम शिवाय शर्मा है. हाँ बेटा. एक मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ. दादा अरुण दादा के साथ मैं थिएटर भी करता हूँ. वेरी गुड.
जैसा कि सर ने बताया कि भोजपुरी सिनेमा को लेके अश्लीलता के बारे में बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी नीड ना हो, जैसे कि अभी एक यूट्यूबर है पूरब झा करके है, वहाँ पे यूट्यूब पे काम करता है, एक गाना उसने ऐसा बनाया है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, महुआ सिंह पे क्या कि तो वो हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे वो चीज़ें नहीं देखनी है, जैसे कि मैं ऑडियंस हूँ, सामने अगर वो चल रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो डायरेक्टर और क्रिएटर नहीं बनाएंगे सर। तो ये भोजपुरी के लिए आगे बढ़ेगी। अभी एक मैंने फिल्म अभी उन्होंने किया है बलमा बड़ा नदान, जो निरहुआ ने उसमें लीड किया है, वो एकदम साफ सुथरी फिल्म है, जैसा कि अपने परदेसी का नाम दिया है, जो मतलब गंगा मैया टाइप की फिल्म का नाम लिया आपने, बलम परदेसी। जी जी जी, सेम वैसा ही है, एकदम साफ सुथरी। चूंकि मैं यहाँ से गया था वहाँ पे काम करने के लिए, तो मैं देखा, प्रश्न ये था ना कि हमारी अपनी सोच बदलनी चाहिए, ऑडियंस का सोच बदलनी चाहिए, तब वो भोजपुरी के लिए काम करेगा। ये तो पहले भी हम लोगों ने कहा ना, जी। पहेली और मर्डर नाम की 2 फिल्में बनी। पहेली साफ सुथरी थी, मर्डर जो है एक्स्ट्रा में